हेलो फ्रेंड्स, मिल्लत आईएएस में आप सभी का वेलकम है। करंट अफेयर्स के एमसीक्यू के सेशन में मैं कनीज़ फातिमा आप सभी का वेलकम करती हूँ। आज हमारा 15 सेशन है। आप हमारे अगर नए व्यूअर्स हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। कमेंट में अपने सजेशंस ज़रूर दें। प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। आइए आज की एमसीक्यू के क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर 15th सेशन। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर जल यानी कि जिसे हम लोग लैंटिक बोलते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण है। लैंटिक के उदाहरण हम लोग लैंटिक वाटर जिसे बोलते हैं। तालाब, दलदल, नदियां, झरने। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर बताना है। केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, 2, 3 और 4, 1, 2, 3, 4। तो देखिए फ्रेंड्स, जहाँ तक स्थिर जल लैंटिक वाटर किसे बोलते हैं, जो ठहरा हुआ हो। तो यहाँ पर ठहरा हुआ तालाब का पानी एक जगह रहता है। दलदल है, ये एक ठहरी हुई जगह है। नदियाँ ये बहती रहती हैं, झरने भी बहते रहते हैं। तो ये दोनों नहीं होंगे, ये दोनों होंगे। तो हमारा ऑप्शन केवल ए। देखिए आंसर देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आंसर ए इज करेक्ट। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। ताज़े जल को अल्प लवणीय सांद्रता वाले जल के रूप में परिभाषित किया जाता है। ये ताज़ा जल की बात बता रहे हैं। यह सांद्रता सामान्यतः 1% से कम होती है। इसे याद रखेंगे फ्रेंड्स, इसकी सांद्रता 1% से भी कम होती है। ताज़े जल के पारिस्थितिकी तंत्रों को 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। देखिए, ताज़े जल को ही हम लोग 2 श्रेणियों में विभक्त करते हैं या फिर 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला है स्थिर जल और स्थिर जल या फिर लैंटिक जिसे हम लोग बोलते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र क्या है ये? यह एक स्थिर जलीय निकाय होता है जिसमें डिच एक प्रकार का नाला या खाई। देखिए, डिच एक प्रकार का नाला या खाई। सीप जिसमें अत्यंत लघु जलीय निकाय होता है जो बहुत कम मात्रा में जहाँ पानी रहता है। तालाब, मौसमी जलकुंड, कच्छ, भूमि बेसिन, दलदल और झीलें सम्मिलित है। देखिए, इसमें सिर्फ तालाब और दलदल के बारे बोला था, लेकिन यहाँ पे और भी उदाहरण है आपके लिए। डिच जो नाला या खाई की प्रकार के होता है। सिप, फिर मौसमी जलकुंड जहाँ से बरसात या फिर पानी भर के रखा जाए, बस वही। कच्छ, भूमि बेसिन, ये कच्छ की खाड़ी के पास का बताया जा रहा है, वहाँ के बेसिन के बारे बोला जा रहा है। दलदल और झीलें, तो ये सब इसके उदाहरण हैं। और दूसरा क्या होता है फ्रेंड्स? पहला स्थिर जल है, दूसरा है प्रवाहित जल लैटिक, जिसे हम लोग लोटिक बोलते हैं। लोटिक मतलब लौटना, बहते रहना, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र यह गतिशील जलीय निकाय को संदर्भित करता है, जैसे रन, क्रिक, ब्रुक, नदी, झरना, जलमार्ग या धारा। देखिए, दोनों तरह का एग्जाम्पल है यहाँ पर। नदी, झरना यहाँ पे है, ये हमारा प्रवाहित जल जिसे हम लोग लोटिक बोलते हैं, इसका उदाहरण। ओके, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जैव विविधता हॉट स्पॉट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हॉट स्पॉट के बारे बोला जा रहा है। जैव विविधता हॉट स्पॉट ऐसे जैव भौगोलिक क्षेत्र में है जहां अधिकांशतः पौधों की विदेशज प्रजातियां पाई जाती हैं। भारत में केवल 2 जैव विविधता हॉट स्पॉट हिमालय और पश्चिम घाट है। क्या ये सही है? कौन सा सही है मैं वो बताने। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2। तो देखिए फ्रेंड्स, ये दूसरा तो 100% रॉन्ग हो जाएगा। भारत में 2 जैव विविधता हॉट स्पॉट नहीं है, सिर्फ 2 नहीं है, तो ये गलत हो गया। जैव विविधता हॉट स्पॉट ऐसे जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं जहां अधिकांशतः पौधों की विदेशज प्रजातियां पाई जाती हैं। ये गलत है। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन दोनों ही गलत है। ये बेसिक है फ्रेंड्स। पारिस्थितिकी तंत्र जब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं इसमें जैव विविधता, तो ये बेसिक्स में आते हैं। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, ये डी है, दोनों गलत है इसमें। जैव विविधता हॉट स्पॉट देखिए किसे बोलते हैं। एक ऐसा जैव भौगोलिक क्षेत्र होता है जो जैव विविधता का एक महत्वपूर्ण भंडार भी हो और साथ ही जिसके समक्ष विनाश का खतरा भी विद्यमान हो। इन क्षेत्रों में प्रजातीय समृद्धता का अत्यधिक उच्च स्तर और उच्च स्तर की स्थानिकता विद्यमान होती है, ना कि विदेशज। क्वेश्चन में पूछा है विदेशज प्रजातियां, जिसकी वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। यहाँ पर स्थानिक विद्यमानता की बात की जा रही है। ओके, भारत में जैव विविधता देखिए फ्रेंड्स कहाँ कहाँ है। हिमालय, यह संपूर्ण भारतीय हिमालय क्षेत्र यानी कि भारत के साथ पाकिस्तान, तिब्बत, नेपाल, भूटान, चीन, म्यांमार को भी समाविष्ट करता है। हिमालय अपने साथ साथ इन सबको समाविष्ट करता है, इन्वॉल्व करता है। इंडो बर्मा, पहला हो गया हिमालय, दूसरा हो गया इंडो बर्मा। असम और अंडमान द्वीप समूह, साथ ही म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, दक्षिणी चीन को छोड़कर
संपूर्ण उत्तरी भारत को समाविष्ट करता है, असम और अंडमान द्वीप समूह को छोड़कर। ओके फ्रेंड्स, इसे छोड़कर इंडो बर्मा सभी पार्ट जैसे ये सब हैं, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, इन सबको इंक्लूड करता है अपने अंदर। सुंडालैंड, इसमें निकोबार द्वीप समूह और इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, फिलीपींस शामिल है। सिर्फ इंडिया के ही बारे नहीं बता रहा है, ये भी बता रहा है कि कहाँ कहाँ हॉटस्पॉट पाए जाते हैं। पश्चिमी घाट और श्रीलंका, इसमें संपूर्ण पश्चिमी घाट और श्रीलंका सम्मिलित है, इसलिए केवल दो में जो सिर्फ 2 इस हॉट स्पॉट लिखा है वो गलत है। यहाँ 4 हॉट स्पॉट दिखाए जा रहे हैं भारत में, और भारत के अलावा कहाँ कहाँ है वो भी बताया गया। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाता है। 1 लाइनर क्वेश्चन है, अभी न्यूज में था फ्रेंड्स कोविड-19 के चलते। आइए देखते हैं, हाल ही में किस राज्य द्वारा कोविड-19 से उत्पन्न समस्याओं से निपटने हेतु अनुबंध कृषि संबंधी अध्यादेश लाया गया है। अनुबंध कृषि हरियाणा में, पंजाब में, ओडिशा में, हिमाचल प्रदेश में। तो अनुबंध कृषि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है फ्रेंड्स, ये ओडिशा में लाया गया है। ओके, देखिए इसका आंसर, आइए देखते हैं। देखिए ये सी है, ओडिशा सरकार द्वारा कोविड-19 से उत्पन्न समस्याओं से निपटने हेतु अनुबंध, यानी कि जिसे हम लोग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी बोलते हैं, हाँ, अनुबंध कृषि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग संबंधी अध्यादेश लाया गया है, इसलिए विकल्प सी सही है। आइए देखते हैं क्या है इसके बारे। उल्लेखनीय है कि ओडिशा सरकार द्वारा अनुबंध कृषि हेतु एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एंड सर्विसेज समिति भी बनाई गई है। देखिए फ्रेंड्स, ये भी याद रखेंगे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एंड सर्विसेज किसके लिए बनाई गई है, तो अनुबंध कृषि के लिए तो ये बनाई गई है। यह समिति सरकार को अनुबंध कृषि हेतु प्रचार करने और किसानों की दक्षता में सुधार लाने के लिए सुझाव देगी, साथ ही अनुबंध कृषि से संबंधित मुद्दों की समीक्षा भी करेगी। अध्यादेश का उद्देश्य किसानों और निवेशकों दोनों को पारस्परिक रूप से लाभ देना और कुशल अनुबंध कृषि प्रणाली विकसित करना है। निवेशकों द्वारा किसानों को दिए जाने वाले ऋण या अग्रिम धनराशि को उपज बेचकर चुकाया जा सकता है। इस अध्यादेश में भूमि अधिकार हस्तांतरण संबंधी प्रावधान प्रदत्त नहीं है। देखिए, इसमें आप भूमि को किसी के हैंडओवर नहीं कर सकते हैं, सिर्फ आपको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, मान लीजिए कोई कंपनी है वो एक किसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है कि ठीक है आप फसल उगाओ, उस फसल को हम लोग ले लेंगे, उस टाइम ही सारा पेपर वर्क या जो भी है वो हो जाता है। तो इसे ही, इस तरह के बात को हम लोग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ही कहते हैं। वो आप किसान एक तरह से निश्चिंत हो जाएगा कि मेरा जो फसल है वो बर्बाद ना हो, या फिर उसे एक एश्योरिटी मिल जाएगी कि अगर किसी तरह का नुकसान होता है तो कंपनी उसकी भरपाई करेगा। तो इस तरह की बातों के लिए सिर्फ किसान ही रहेगा उसके साथ, मतलब किसान को के फसल को अनुबंधित किया जाता है, ना कि किसान की भूमि को हस्तांतरित, या फिर किसी प्रकार का लॉस होने पर किसान अपनी भूमि को कंपनी या किसी व्यक्ति के नाम नहीं करता। इसमें भूमि से संबंधित कोई बात नहीं है, सिर्फ खेती या फिर कृषि से संबंधित है। ओके फ्रेंड्स, ये बात को याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रेपो रेट में कमी होने से बैंकों के लिए रिजर्व बैंक से ऋण लेना महंगा हो जाता है। केंद्रीय बैंक द्वारा रेपो रेट का प्रयोग मांग में बढ़ोतरी करने से के एक उपकरण के रूप में किया जाता है। कौन सा कथन सही नहीं है फ्रेंड्स? देखिए, ये स्टेटमेंट ज्यादा ध्यान देंगे, सही नहीं है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों ना, तो मतलब दोनों कथन सही हैं। तो कौन सा हम लोगों का होगा? देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग इकोनॉमिक्स स्टार्टिंग से जब स्कूल में भी पढ़ते हैं तो भी बताया जाता है, या 11th से तो स्टार्ट हो ही जाती है। रेपो रेट में कमी होने से बैंकों के लिए रिजर्व बैंक से ऋण लेना महंगा नहीं होता है, सस्ता होता है। क्योंकि जब अगर रेपो रेट कम होगा तो बैंक ज़्यादा से ज़्यादा लोन ले सके, बैंक ज़्यादा से ज़्यादा रिजर्व बैंक से लोन ले सकेंगे, और जब वो लोन ले सकेंगे तो मार्केट में पैसा या फिर लिक्विडिटी बढ़ेगी। तो ये इन्फ्लेशन के ये जब मंदी या फिर स्लो डाउन चलता है उस टाइम लागू होता है। तो इसलिए जब रेपो रेट ज़्यादा कमी होगी उसमें, तो बैंकों से, रिजर्व बैंक से ऋण लेना महंगा नहीं, सस्ता होता है। तो ये गलत हो जाता है। तो हमसे पूछा है नहीं है, तो वो नहीं है, गलत हो गया। केंद्रीय बैंक द्वारा रेपो रेट का प्रयोग मांग में, देखिए, मांग में बढ़ोतरी करने के एक उपकरण के रूप में किया जाता है। एक कमर्शियल बैंक या एक सरकारी बैंक अपने बैंक के लिए लोन क्यों लेगा? केंद्रीय बैंक से, जो हमारा आरबीआई है, उससे बैंक से लोन इसलिए ही लेता है कि उसके पास पैसा आए और वो मार्केट में दे सके लोन में।
के लिए, ताकि जो मंदी या फिर स्लो डाउन जिस भी प्रकार की फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उससे उभरा जा सके, मार्केट बूम कर सके, तो इसलिए लिया जाता है। तो ये रेट कम ही होगा तो ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो देखिए, और रेपो रेट कब बढ़ाया जाता है? जब मार्केट में इन्फ्लेशन, यानी कि जब इन्फ्लेशन का दौर चलता है, जब मार्केट में पैसा ज़्यादा होता है, तो बैंकों को भी बैंकों से लोन लेना भी महंगा पड़ता है। तो देखिए, ये रिजर्व बैंक से ऋण लेना है, ये वाला गलत है, क्योंकि हमसे सही नहीं पूछा गया है, तो ये नहीं होगा। देखिए, ए है जो सही नहीं है। वाणिज्यिक बैंक यानी कि कमर्शियल बैंक्स अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आरबीआई से अल्पकालिक ऋण लेते हैं, और इस ऋण पर आरबीआई को उन्हें जिस दर से ब्याज देना पड़ता है उसे रेपो रेट कहते हैं। मतलब अगर कोई बैंक जिस तरह से एक आम आदमी बैंक से लोन लेकर के बैंक को ऋण, उस लोन के बदले इंटरेस्ट भी देता है, तो वो हो गया एक आम आदमी के लिए। लेकिन अगर कोई बैंक, वाणिज्यिक या कमर्शियल बैंक, आरबीआई से लोन लेता है और उसके लिए एक परसेंटेज उसे दिया जाता है, रेपो रेट जो भी है चलता है, वो रेपो रेट उसी दर को जो बैंक द्वारा आरबीआई को दिया जाता है उसे ही रेपो रेट हम लोग कहते हैं। तो वो सस्ता हो या महंगा हो, वो उस वक्त पर डिपेंड करता है। रेपो रेट कम होने से बैंकों के लिए रिजर्व बैंक से कर्ज लेना, देखिए, सस्ता हो जाता है, ना कि महंगा, और तभी बैंक ब्याज दरों में भी कटौती करते हैं। देखिए, मैंने बोला अभी, ताकि अधिक से अधिक रकम ऋण के तौर पर दी जा सके। सारा एक्सप्लेनेशन सेम है फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपको बताया। तो एक कथन सही नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रेपो रेट का प्रयोग मुख्य रूप से मांग में बढ़ोतरी करने के उद्देश्य, सबसे मुख्य रूप यही है कि मांग में बढ़ोतरी किया जाए। तो कथन 2 सही। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में चर्चा में रहे एशले कपूर का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से था? क्योंकि ये था, ये अब नहीं है, इसलिए मतलब इनका देहांत हो गया एशले कपूर का, इसलिए ये क्वेश्चन आया है। तो ये किस खेल से संबंधित है? वॉलीबॉल, भारोत्तोलन, बैडमिंटन या फिर टेनिस? तो फ्रेंड्स, एशले कपूर इज रिलेटेड विथ टेनिस, ये बहुत फेमस प्लेयर थे। देखिए, डी है ये। 8 बार के ग्रैंड स्लैम टेनिस चैंपियनशिप, देखिए फ्रेंड्स, 8 बार एशले कपूर का 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। ध्यातव्य है कि पूर्व ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी और विंबलडन खिताब धारक एशले कपूर 1950 के दशक में 4 ग्रैंड स्लैम एकल खिताब और 4 ग्रैंड स्लैम युगल खिताब के साथ ऑस्ट्रेलियाई पुरुष टेनिस के स्वर्ण युग का हिस्सा थे। ये कब के हैं वो भी आपको बताया गया है फ्रेंड्स। तो डी सही हो गया। एशले कपूर ने अपने 33 वर्षीय लंबे कैरियर में कुल 13 बार अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का फाइनल खेला और उसमें से अधिकांश में जीत हासिल की। एशले कपूर अपने कैरियर के दौरान वर्ष 1957 से वर्ष 1958 के दौरान दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी के स्थान पर रहे, मतलब ऑलमोस्ट 2 ईयर्स। एशले कपूर का जन्म 15 सितंबर 1936 को ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर में हुआ था। एशले कपूर को वर्ष 2007 में टेनिस में उनके अमूल्य योगदान के लिए ऑस्ट्रेलियाई के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। ये याद रखेंगे फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलियाई के सर्वोच्च वो कब मिला था? 2007 में। ओके, ये सारे फैक्ट्स हैं, थोड़ा याद करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में समाचारों में आया पद हंको क्या है? यह मेघालय में खोजी गई मछली की एक प्रजाति है। यह एक प्रकार की जनजातीय लॉकडाउन प्रथा है। यह दक्षिण भारत की एक युद्ध कला है। यह लकड़ी या प्लास्टिक से बनी एक मोहर है। तो फ्रेंड्स, ये हंको है जो ये जापान से रिलेटेड है। ये एक लकड़ी या प्लास्टिक से बना एक मोहर है। ओके, तो आइए इसका आंसर देखते हैं। देखिए, ये डी है। हंको आमतौर पर लकड़ी या प्लास्टिक से बनी एक मोहर होती है। यह लंबाई में छोटा होता है तथा इसका स्याही वाला सिरा गोल या चौकोर आकार का होता है। इस मोहर पैड में जिस स्याही का प्रयोग होता है उसे देखिए शुनिकु नाम याद रखेंगे। स्याही का प्रयोग होता है उसे क्या? इस मोहर पैड में जिस स्याही का प्रयोग हर प्रकार का, ये न्यूज में इसीलिए है कि इसमें हर प्रकार की स्याही यूज नहीं होती, जो होता है उसे शुनिकु कहा जाता है। और वह निशान जो किसी दस्तावेज पर छपता है उसे इनकान कहा जाता है। जो स्टैंप मारने पर जो छप गया उसे इनकान कहते हैं, और जिस स्याही का यूज हुआ है उस छाप के लिए उसे शुनिकु कहते हैं। ये याद रखेंगे। देखिए, मैंने बोला यह जापान से रिलेटेड है। जापानी लोग इसका उपयोग अनुबंध यानी कि एग्रीमेंट, विवाह पंजीकरण, मैरिज रजिस्ट्रेशन और यहाँ तक कि वस्तु वितरण पर्ची से लेकर, मतलब
वस्तु वितरण बोल सकते हैं, जो सामान बांटते हैं उस तरह के, से लेकर आधिकारिक दस्तावेजों को अधिकृत करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये डी हो गया और ये जापान से रिलेटेड है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 फ्रेंड्स, राष्ट्रीय उद्यान, टाइगर रिजर्व और संबंध राज्य। ये हम लोग हर सेशन में ऑलमोस्ट 2 या 3 क्वेश्चन हम लोग जरूर कर रहे हैं फ्रेंड्स, जो कि राष्ट्रीय उद्यान या फिर टाइगर रिजर्व या फिर जैव विविधता इस टाइप से रिलेटेड है। माउंट हैरियट नेशनल पार्क केरल, ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र, कवाल टाइगर रिजर्व तेलंगाना। उपयुक्त में से कौन सा सही है हमें बताना है। केवल एक और दो, 2 और 3, 1, 2 और 3। आपको एक क्वेश्चन एक ही अगर आंसर मैचिंग सही आता होगा फ्रेंड्स तो आप आंसर आराम से कर लेंगे। माउंट हैरियट नेशनल पार्क केरल में नहीं है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। ओके, तो ये इसी तरह से हो गया। तो 2 और 3 अगर एक कट जाता तो देखिए 1 A, B एंड D सभी कट गए, बचा हमारा सिर्फ 2 और 3। ताडोबा अंधारी के बारे में मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को पिछले सेशन में बताया है, ये महाराष्ट्र में है। यहाँ पे 2 राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बताया गया है। कवाल टाइगर रिजर्व ये तेलंगाना में है, बिल्कुल सही है। देखिए सी, माउंट हैरियट नेशनल पार्क यह एक राष्ट्रीय उद्यान है जो भारत के केंद्र शासित प्रदेश देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। वर्ष 1969 में स्थापित यह पार्क लगभग 4.62 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। माउंट हैरियट 383 मीटर जो इस पार्क का हिस्सा है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। ये माउंट हैरियट पिक है फ्रेंड्स, ठीक है, याद रखेंगे। 3rd है, अंडमान निकोबार में तीसरी सबसे बड़ी चोटी है। ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व मध्य भारत में महाराष्ट्र राज्य के चंद्रपुर जिले में स्थित है। देखिए इस बारे में मैंने बताया है आप लोगों को पहले भी। ताडोबा वन्य जीव अभयारण्य को वर्ष 1955 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। उसके बाद है इसे महाराष्ट्र राज्य में दूसरे टाइगर रिजर्व के रूप में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत 1994 टू 1995 में स्थापित किया गया था। तो अतः दूसरा भी सही हो गया। ये 1986, 1955, 1994 ये सब थोड़ा सा स्टेटमेंट वाइज जब क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स तो उसमें दे दिया जाता है, तो आप प्लीज थोड़ा ईयर को भी याद रखेंगे कब क्या हुआ था। कवाल टाइगर रिजर्व ये भारत के तेलंगाना राज्य में मंचेरियल जिला, पुराना नाम आदिलाबाद जिला, ये याद रखेंगे फ्रेंड्स, ये बहुत बार पूछा जाता है आदिलाबाद जिला या फिर मंचेरियल जिला क्या है, कहाँ स्थित है, के जन्नाराम मंडल में स्थित है। यह अभयारण्य गोदावरी और कदम नदियों के जलग्रहण क्षेत्र में है जो अभयारण्य के दक्षिण में बहती है। कवाल टाइगर रिजर्व की स्थापना वर्ष 1965 में हुई थी और इसे वर्ष 1999 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। कब घोषित किया गया था फ्रेंड्स? 1999 में। उसके बाद है भारत सरकार ने वर्ष 2012 में कवाल वन्य जीव अभयारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित किया। ये कब किया गया फ्रेंड्स? 2012 में। देखिए रिसेंट का न्यूज है कवाल टाइगर रिजर्व, इसलिए इस पर क्वेश्चन बने हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, यह ओडिशा में चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित है तथा इसका निर्माण 13वीं शताब्दी में गंग वंश, एक ये और एक ये, 2 हिंट आपको मिल रहे हैं फ्रेंड्स नीचे जो मंदिर दिए हुए हैं उसके लिए, नरसिंहदेव प्रथम द्वारा किया गया था। इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI द्वारा संरक्षण किया गया जाता है। ये जो इन्फॉर्मेशन है ये NCERT बुक में बहुत अच्छे से हिस्ट्री में दी हुई है फ्रेंड्स, तो अगर आप NCERT पढ़ेंगे तो वो आपको समझ में आ जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। चंद्रभागा नदी और गंग वंश के जो शासक थे नरसिंहदेव प्रथम, इसने किसकी स्थापना की थी? तो वो उस नदी के बारे उस स्थान को संदर्भित किया जा रहा है, उसे बताना है। यानी कि ये मंदिर है फ्रेंड्स, किसके बारे में बताया गया? 64 योगिनी मंदिर, कोणार्क मंदिर, सूर्य मंदिर, ब्रह्मेश्वर मंदिर और जगन्नाथ मंदिर। ये सभी मंदिर बहुत फेमस है फ्रेंड्स। नरसिंहदेव प्रथम के द्वारा जो किया गया था वो कोणार्क सूर्य मंदिर था और इसे यूनेस्को के द्वारा मतलब विश्व धरोहर स्थल भी घोषित किया गया है। तो ये देखिए ऑप्शन बी इज करेक्ट। बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित कोणार्क सूर्य मंदिर भगवान सूर्य के रथ का एक विशाल प्रतिरूप है। यह मंदिर ओडिशा के पुरी जिले में
चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित है। बहुत ही खूबसूरत मंदिर है फ्रेंड्स, आप जब भी जाएं तो ज़रूर देखने की कोशिश करें। एक अद्भुत जो डिज़ाइन है, बोला जाए आर्किटेक्चर है, वो अद्भुत कला का प्रदर्शन किया गया है यहाँ पे। रथ के 24 पहियों को प्रतीकात्मक डिजाइनों से सजाया गया है। एक एक चीज जो सजी है वहाँ, या फिर जो है, देखने से पता चलता है कि कितने बेहतरीन कलाकारों ने काम किया है, जो आज के ज़माने में शायद ना मिले। वो पुराने हैं इसलिए बहुत खूबसूरत है, तो जब भी मौका मिले तो ज़रूर देखें। इस तरह के धरोहरों का जिसे यूनेस्को के द्वारा मान्यता प्राप्त है, या फिर हेरिटेज मतलब जिसे प्रमाणित किया जाता है किसी प्रकार से संरक्षण क्षेत्र के रूप में, तो उन सब चीज़ों को या उन सब जगहों को देखना एक बोलेंगे सौभाग्यशाली बात होती है। तो प्लीज़ अगर आप जाएं तो ज़रूर देखें। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में गंग वंश के शासक नरसिंहदेव प्रथम, ये भी हिंट था, ने कराया था। ओडिशा स्थित कोणार्क मंदिर सूर्य मंदिर को यूनेस्को ने वर्ष 19 कब मिला इसे, 1984 में, बहुत पहले मिल चुका है, विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जिसे हम लोग ASI इस मंदिर का संरक्षक है। देखिए इंडिया में इसकी देखरेख कौन करता है, ASI के अंदर में इसकी देखरेख होती है, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत जगह है फ्रेंड्स। मैं बार बार बोल रही हूँ, अब अगर आप जाएं तो पूरी जरूर देखें कोणार्क का सूर्य मंदिर। क्वेश्चन नंबर 9 है सौर वृक्ष। देखिए चलिए एक और सौर्य से संबंधित क्वेश्चन है, लेकिन ये टेक्निकल है। सौर वृक्ष सामान्य सौर ऊर्जा संयंत्रों के सापेक्ष अत्यधिक स्थान घेरता है। दूसरा है सौर वृक्ष सामान्य सौर ऊर्जा संयंत्रों के समान ही ऊर्जा का उत्पादन करता है। कौन सा सही है हमें ये बताना है। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर ये सौर वृक्ष सामान्य सौर ऊर्जा संयंत्रों से के सापेक्ष अधिक स्थान घेरेगा तो इसे क्यों बनाया जाएगा, है ना, थोड़ा सा ट्रिक है, तो ये गलत हो जाता है। सौर वृक्ष सामान्य सौर संयंत्रों के समान ही ऊर्जा का उत्पादन करता है, तो ये बी सही है, ए गलत है। ओके, सौर ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी उत्पादन का एक अच्छा माध्यम है, किंतु बड़े स्तर पर सौर पैनल स्थापित करने के लिए भूमि की अनुपलब्धता एक सबसे बड़ी बाधा होती है। क्योंकि सौर पैनल जब लगाया जाता है फ्रेंड्स, तो काफ़ी भूमि का उपयोग किया जाता है, बड़े बड़े जगहों पर लगाया जाता है, जिसकी अनुपलब्धता मतलब जो अभी उपलब्ध नहीं है, वो एक सबसे बड़ा कारण है। सौर वृक्ष उपयुक्त समस्या को सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तो ये जो पैनल्स को लगाने में इतने बड़े बड़े भूमियों का ज़रूरत पड़ता था, तो उसी को सॉल्व करने के लिए सौर वृक्ष का ऑप्शन निकाला गया है। सौर वृक्ष सामान्य वृक्ष जैसे ही होते हैं, जिसमें पत्तियों के रूप में सौर पैनल देखिए लगे होते हैं तथा इसकी शाखाएं धातु की बनी होती हैं। सौर वृक्ष सामान्य सौर ऊर्जा संयंत्रों के सापेक्ष 100 गुना, देखिए फ्रेंड्स, एक मिनट, 100 गुना कम स्थान, यहाँ पर ज्यादा की बात कर रहे हैं, यहाँ 100 गुना कम स्थान घेरता है, तो कथन एक सही नहीं है। सौर वृक्ष सामान्य सौर ऊर्जा संयंत्रों के समान ही ऊर्जा का उत्पादन करता है, यह बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 10, अगाप्पे जित्रा मैग्ना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह कोविड-19 संक्रमण की परीक्षण प्रक्रिया के दौरान SARS-CoV-2 के RNA को अलग करने के लिए भारत में विकसित एक स्वदेशी किट है। इसका विकास भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR, जिसे हम लोग बोलते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, द्वारा किया गया है। इस किट में SARS-CoV-2 के RNA को अलग करने के लिए कार्बन फाइबर नैनो कणों का प्रयोग किया गया है। कौन सा कथन सही नहीं है हमें वो बताना है। 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3, 1 2 3। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो ICMR है ये बिल्कुल गलत है। तो 2 ऑप्शन वाले हमारे कहाँ हैं, 2 2 2, चलिए एक कड़िया मतलब सी तो नहीं होगा, 2 ऑप्शन गलत है, हमसे गलत पूछा गया है। अब 1 पढ़ते हैं। यह कोविड-19 संक्रमण की परीक्षण प्रक्रिया के दौरान SARS-CoV-2 के RNA को अलग करने के लिए भारत में विकसित, बिल्कुल सही है, यह स्वदेशी किट है। तो अगर हमारा 1 सही हो जाता है, तो 1 सही हो जाता है, तो हमसे गलत स्टेटमेंट पूछा है, तो A नहीं होगा, C नहीं होगा, D नहीं होगा, बचा हमारा, और मैंने ऑलरेडी 2 को कट कर दिया क्योंकि ये ICMR नहीं है, तो ये
देखिए 2 and 3 आर करेक्ट। अगर आपको ये नहीं भी आता है, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन से आप आगे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देखिए बी है, 2 and 3 आर रॉन्ग। अगापे चित्रा मैग्ना कोविड-19 संक्रमण की परीक्षण के दौरान SARS-CoV-2 के RNA को आसानी से अलग करने के लिए एक स्वदेशी किट है। अतः कथन एक सही है। इस किट का विकास देखिए तिरुवनंतपुरम स्थित श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, नाम बहुत बड़ा है लेकिन हम लोग इससे चित्रा नाम जो है अगापे चित्रा मैग्ना, इसी से याद रखेंगे कि इसका जो इन्वेंट किया है वो भी चित्रा से संबंधित। ओके, श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, SCTIMST बोलते हैं, जिसे हम लोग द्वारा किया गया है। तो दूसरा गलत हो गया, ICMR नहीं है, मैंने इसलिए पहले भी बोला ICMR नहीं है। इस किट में SARS-CoV-2 के RNA को अलग करने के लिए चुंबकीय नैनो, ना कि देखिए यहाँ पर चुंबकीय नैनो है और यहाँ पर क्या बोला है कार्बन फाइबर नैनो कण, तो ये नहीं है, चुंबकीय नैनो कणों का प्रयोग किया जाता है, तो ये सही नहीं हो जाता है। तो हमारा ऑप्शन 2 and 3 आर करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन से फ्लाई ऐश का एक घटक है या के घटक हैं हमें बताना है। कालिक, ब्लैक सूट, सीसा, कैडमियम, निकेल। कूट का प्रयोग करके सही उत्तर देना है। केवल 1, 2, 3 और 4, 1, 2, 3 और 1, 2, 3, 4। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो फ्लाई ऐश का बात है तो ये चारों ही इसमें काम आते हैं। ऑल आर करेक्ट। देखिए ये डी है, ऑल आर करेक्ट। फ्लाई ऐश बहुत सी चीजों जैसे कोयला को जलाने से निर्मित महीन कणों से बनी होती है। फ्लाई ऐश हो गया जिसे हम लोग राख भी बोलते हैं आम बोलचाल में। ये महीन कण वातावरण में उत्सर्जित होने वाली गैसों के साथ ऊपर उठने की प्रवृत्ति रखते हैं। अब हल्का है, महीन है, तो ये जरूर हवा में उड़ेंगे फ्रेंड्स, तो उसी की बात कर रहा है। इसके इतर जो राख या फिर ऐश, देखिए राख, ऐश को ही राख बोलते हैं, ऊपर नहीं उठती है। जो उसमें महीन कण होते हैं वो ऊपर उठ सकते हैं, लेकिन जो राख होती है वो तो उड़ती नहीं है, वो वहीं बैठी रहती है। वह पेंदी की राख कहलाती है। मतलब जो हल्के हल्के थे कण जो ही थे, हवा चलती है तो देखी थे हम लोग फ्रेंड्स, जो धूल कण उड़ते हैं वो हल्के हल्के उड़ जाते हैं, और जो राख होती है जो मोटी या फिर पेंदी में रखी होती है उसे पेंदी की ही राख बोलते हैं। फ्लाई ऐश में सिलिकॉन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। फ्लाई ऐश में ये दोनों तत्व याद रखेंगे फ्रेंड्स, बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड। इसके अलावा कोयले के दहन से कालिक यानी कि ब्लू सूट, सीसा, लेड जिसे हम लोग बोलते हैं, कैडमियम, निकल आदि के वाष्पित कण शामिल होते हैं। ठीक है, ये सब तत्व याद रखेंगे नाम फ्रेंड्स। फ्लाई ऐश का सक्रिय रूप से कंक्रीट की सुदृढ़ता बढ़ाने के लिए किया जाता रहा है। हालांकि यह हिम पर निक्षेपित होकर नकारात्मक रूप से पर्यावरण को प्रभावित करती है। इस प्रकार यह एल्बिडो के प्रभाव को कम करती है और हिम के पिघलने को प्रेरित करती है। देखिए एल्बिडो को प्रभाव को कम करती है और हिम मतलब जो बर्फ है, जो हिम नद है, ये सब बोल सकते हैं हम लोग, उसको पिघलने से प्रेरित करती है। तो डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में समाचारों में आया पद ट्रोग्लोमीज ट्विटरी जिसे हम लोग बोलते हैं या ट्विटर, किससे संबंधित है हमें बताना है। ट्रोग्लोमीज यह कोविड-19 से निपटने के लिए एक ट्विटर की एक पहल है। यह एक प्रकार का परजीवी कवक है। यह भारत में खोजी गई उच्च प्रोटीन वाली तुअर दाल की एक किस्म है, उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये ट्रोग्लोमीज ट्विटर से रिलेटेड नहीं है, याद रखेंगे। यह एक प्रकार का परजीवी है, ओके, कवक जिसे हम लोग परजीवी कवक बोलते हैं। देखिए बी सही है। ट्रोग्लोमीज ट्विटरी एक प्रकार का परजीवी कवक है। यह एक व्यवस्था या ऑर्डर के अंतर्गत आते हैं जिसे लबोउल्बेनियंस, देखिए इसका थोड़ा प्रोनाउंसिएशन है, लबोउल्बेनियंस, बेनियलेस, स्पेलिंग याद रखेंगे, हिंदी में ही लिख देंगे, जरूरी नहीं है कि इंग्लिश लिखना है। कहा जाता है ये किस ऑर्डर या एक व्यवस्था या ऑर्डर के अंतर्गत आते हैं। देखिए किस ऑर्डर के अंतर्गत आते हैं, लबोउल्बेनियलेस, ठीक है, बेनियलिस जिसे हम लोग बोलेंगे। कहा जाता है यह छोटे परजीवी कवक होते हैं जो कीड़े एवं मिलीपेड
पर हमला करते हैं। ये मेन इसका वर्ड है फ्रेंड्स, जो कीड़े एवं मिलीपैड पर हमला करते हैं, इस पर ही सवाल बन सकता है। बेनियालेस को पहली बार 19वीं शताब्दी के मध्य में खोजा गया था। ये कब खोज इसकी हुई है? 19वीं शताब्दी में। ओके फ्रेंड्स, तो ये हम याद रखेंगे। साइंटिफिक नेम, साइंस का क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों में से कौन सी उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के निर्माण के लिए आदर्श स्थिति नहीं है? अभी लास्ट सेशन में, सेशन 14 में मैंने इसके बारे में बहुत अच्छे से बताया था फ्रेंड्स, इसी पर क्वेश्चन था। अभी हम लोगों को बताना है कि नहीं है, वो देखना है। समुद्री सतह का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो, कॉरियोलिस बल की उपस्थिति हो, निम्न दाब क्षेत्र की उपस्थिति हो, समुद्री तल तंत्र पर ऊपरी वायु का अभिसरण तथा निम्न वायु का अपसरण हो। तो इसमें बताना है कौन सा नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सही है कि 27 डिग्री सेल्सियस हो, कॉरियोलिस फोर्स होगा तो ही चक्रवात का आएगा इस टाइप का, निम्न दाब क्षेत्र उपस्थित, ये भी सही है। समुद्री तंत्र पर ऊपरी वायु का अभिसरण नहीं, अपसरण, और निम्न वायु का अभिसरण होता है, तो ये अपोजिट है, इसलिए ये गलत हो जाता है। देखिए ऑप्शन डी इज करेक्ट। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति व विकास के लिए निम्नलिखित अनुकूल स्थितियां हैं। वृहद समुद्री सतह का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो, कॉरियोलिस बल का उपस्थित होना, लंबवत पवनों की गति में अंतर कम होना, देखिए यही था, निम्न दाब क्षेत्र या निम्न स्तर का चक्रवातीय परिसंचरण होना, समुद्री तल पर ऊपरी अपसरण, देखिए फ्रेंड्स, ऊपरी अपसरण और निम्न अभिसरण होता है, तो डी सही नहीं है। ये आपको दिया गया है। सबसीडिंग वार्म एयर है, स्टीयरिंग विंड फ्लो है, इस तरह से ये जब इस तरह से यहाँ से देखिए, ये जब यहाँ आई जिसे बोला गया है, यहाँ से जब निकलते हैं वॉल के थ्रू, तो ये आउटफ्लो दिखाया जा रहा है। रेन बैंड्स है, ये सब, ये सारा डायरेक्शन ऑफ द स्टॉर्म आपको बताया गया है, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे शहर, देखिए 5 स्टार रेटिंग जिसे अपशिष्ट मुक्त शहरों की स्टार रेटिंग में शामिल किया गया है, वो बताना है। तो इसमें कौन सा है हमें ये बताना है। 5 स्टार 5 स्टार रेटिंग में इंदौर, सूरत, भिलाई नगर, बिलासपुर, अंबिकापुर, राजकोट, करनाल, उज्जैन। तो नीचे दिए गए कूट का सही उपयोग करना है। केवल 2 और 3, केवल 2, 1 3, 1 2 3 4। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें इंदौर जो है ये बिल्कुल है, इंदौर, सूरत। तो अगर 1 वाला ऑप्शन है तो हम लोग 1 2 3 4 देख रहे हैं, तो 1 2 3 4 और 1 3, ए और बी कट हो गए, तो ये 1 3 होगा फ्रेंड्स। इसमें भिलाई या बिलासपुर नहीं, ये राजकोट है और एक इंदौर है। ओके, तो आइए इसका आंसर देखते हैं। देखिए ऑप्शन सी इज करेक्ट। हाल ही में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, जिसे हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स कहते हैं, MOHUA, द्वारा वर्ष 2019-20 के अपशिष्ट मुक्त शहरों की स्टार रेटिंग परिणाम प्रकाशित किए गए हैं। उल्लेखनीय है कि 6 शहरों को 5 स्टार, देखिए कितने शहरों को, 6 शहरों को 5 स्टार, 65 शहरों को 3 स्टार और 70 शहरों को 1 स्टार दिया गया है। ये आंकड़ा थोड़ा याद रखेंगे फ्रेंड्स। और उसके बाद है अंबिकापुर, यहाँ जो 6 शहर हैं 5 स्टार्स वो बताया गया है। अंबिकापुर, राजकोट, सूरत, मैसूर, इंदौर और नवी मुंबई को 5 स्टार रेटिंग प्रदान किए गए हैं। क्वेश्चन अगर बनेंगे फ्रेंड्स तो इसी से बनेंगे, और अगर स्टेटमेंट वाइज पूछा गया कितने शहरों पे को क्या स्टार मिला है तो ये बन सकता है, तो याद रखेंगे। स्टार रेटिंग मूल्यांकन हेतु 1435 शहरों ने आवेदन किया था। कितने टोटल किया था? 1435 शहरों ने, 1435, जिनका मूल्यांकन कर 141 शहरों को स्टार रेटिंग के साथ प्रमाणित किया गया है। उसमें 70 1 स्टार, 65 3 स्टार और 6 5 स्टार। ओके फ्रेंड्स, याद रखेंगे। स्टार रेटिंग संबंधी नियमों को समग्र रूप से तैयार किया गया है, जिसमें नालियों और जल निकायों की सफाई, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन, निर्माण तथा विध्वंस अपशिष्ट इत्यादि जैसे घटक शामिल हैं। इसमें कौन कौन सा है? नालियों और जल के निकायों की सफाई, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन, निर्माण तथा विध्वंस, मतलब जो कंस्ट्रक्शन से संबंधित है उससे, तो ये सारे अपशिष्ट को शामिल किया गया है। ओके फ्रेंड्स, तो सी सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा पिनंगा अंडमानेसिस, देखिए पिनंगा अंडमानेसिस की सही, अंडमानेसिस की सही व्याख्या करता है। पिनंगा यह एक
ताड़ का एक दुर्लभ प्रजाति है या हिमालयन क्षेत्र में पाया जाने वाला दुर्लभ औषधीय पादप है। तेलंगाना का स्थानिक पादप जिसे भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग के बारे बोला जा रहा है का दर्जा दिया गया है। मलेरिया के उपचार में प्रयुक्त औषधीय पादप है। तो देखिए फ्रेंड्स, पिनंगा अंडमानेंसिस है, यह एक ताड़ का प्रकार है। ठीक है, इसका बाकियों से कोई लेना देना नहीं है। देखिए ये ताड़ का प्रकार है पिनंगा अंडमानेंसिस, जिसे एक समय विलुप्त प्रजाति के रूप में दर्ज किया गया था। ये विलुप्त हो गया था ऐसा बोला जाता है। यह एरेका ताड़ यानी कि एरेका पाम, जिसे हम लोग पाम ऑयल या पाम ट्री बोलते हैं, उसी संबंधित है फ्रेंड्स, से संबंधित है। दक्षिण अंडमान के माउंट हैरियट नेशनल पार्क, जो अभी हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा था, ये उसी है, माउंट हैरियट की बात कर रहा है, कि एक छोटे क्षेत्र में 600 पौधे पाए जाते हैं। ये मात्र इतने ही पौधे पाए गए हैं, वो भी कहाँ है, माउंट हैरियट नेशनल पार्क में। भारतीय मुख्य भूमि पर अंडमान द्वीप के दुर्लभ ताड़ के जर्म प्लाज्म का संरक्षण किया जाएगा, ताकि प्राकृतिक आपदा के समय यदि अंडमान द्वीप से यह नष्ट भी हो जाए तो इसका निरंतर अस्तित्व सुनिश्चित हो सके। तो विकल्प ए इज करेक्ट। ये ताड़ यानी कि पाम से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 16, इसमें हम लोगों को जो स्ट्रेट जिसे हम लोग बोलते हैं वो बताना है। प्रमुख नौवहन मार्ग है और जुड़ने वाला जल निकाय है। इंग्लिश चैनल ये किसे जोड़ता है, अटलांटिक महासागर और उत्तरी महासागर को। स्वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को। मलक्का जलडमरू प्रशांत महासागर और हिंद महासागर को। तो कौन सा सुमेलित सही हमें बताना है। केवल एक और दो और तीन, 1, 2 और 3। देखिए फ्रेंड्स, दे ऑल आर करेक्ट, सभी सही है। इंग्लिश चैनल देखिए यहाँ अभी आपको दिखाया जाएगा, ये डी ऑप्शन सही हो गया। ये देखिए मैप है, इंग्लिश चैनल है ये। तो यहाँ क्या बोला, विश्व में सबसे व्यस्त नौवहन मार्ग के रूप में जाना जाने वाला इंग्लिश चैनल इंग्लैंड को फ्रांस से अलग करता है। देखिए फ्रांस किधर है और इंग्लैंड इधर है, तो ये दोनों को अलग करने वाला इंग्लिश चैनल है। तथा उत्तरी सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। उत्तरी सागर और अटलांटिक महासागर को देखिए, जैसे ये नॉर्थ सी है और अटलांटिक सागर इधर है, वो इसको जोड़ता है, स्थित है, जो बाल्टिक और उत्तरी सागर को जोड़ता है। देखिए ये सब यहाँ पे आपको दिया हुआ है। सेकंड में देखते हैं हम लोग, सेकंड हम लोगों का स्वेज नहर था। स्वेज नहर मिस्र में एक कृत्रिम समुद्री जल मार्ग है, और ये याद रखेंगे कि ये कृत्रिम है, ठीक है, बनाया गया है, ये नेचुरल नहीं है। तो जो भूमध्य सागर को लाल सागर, देखिए भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़, मेडिटेरियन सी इसे ही भूमध्य सागर बोलते हैं फ्रेंड्स, और रेड सी इसे जोड़ने का काम स्वेज कनाल करता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। इसे अक्सर अफ्रीका और एशिया महाद्वीप के बीच की सीमा को परिभाषित करने के लिए जाना जाता है। अफ्रीका और एशिया महाद्वीप, ये इन दोनों को देखिए, इस साइड अफ्रीका है, इस साइड एशिया है, इन दोनों को परिभाषित करने के लिए भी स्वेज कनाल का यूज किया जाता है। इसे आधिकारिक तौर पर 17 नवंबर 1869 को खोला गया था। तीसरा, स्ट्रेट ऑफ मलक्का। मलक्का जलडमरू स्ट्रेट ऑफ मलक्का मलय प्रायद्वीप यानी कि प्रायद्वीप या मलेशिया और इंडोनेशियाई द्वीप सुमात्रा के मध्य 890 किलोमीटर लंबा एक संकीर्ण जलमार्ग है। यह हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच एक मुख्य शिपिंग चैनल है। देखिए ये यहाँ बीच की बात कर रहा है, ये अंडमान सी है, इधर देखिए इंडियन ओशन है, ये साउथ चाइना सी है, ये सब है। तो इन सब को अलग करने का बात करता है। स्ट्रेट ऑफ मलक्का याद भी रखेंगे, मलेशिया के भी और सिंगापुर के बीच में है फ्रेंड्स, ये भी याद रखेंगे, हो सके क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है। निम्नलिखित कथनों डिबेंचर ऋण पत्र अल्पकालीन वित्तीय साधन होते हैं। गैर डिबेंचर परिवर्तनीय ऋण पत्रों को शेयरों या इक्विटी में नहीं बदला जा सकता है। राइट्स इशू मौजूदा शेयर धारकों को उनकी शेयर होल्डिंग के अनुपात में किए गए शेयरों की पेशकश होती है। कौन सा कथन सही है हमें बताना है। 2 और 3, केवल 2, केवल 1 और 3, 1, 2, 3। तो देखिए फ्रेंड्स, डिबेंचर जो होते हैं वो अल्पकालीन नहीं होते हैं, ये ऋण पत्र दीर्घकालीन होते हैं। तो पहला ऑप्शन गलत है, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, 11th क्लास की इकोनॉमी में है। तो अगर 1 गलत हो जाता है तो हम लोगों का बचता है 2, 3 और 2।
तो फ्रेंड्स देखिए 2 तो बिल्कुल सही है और 3 भी सही है, तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज करेक्ट। डिवेंचर ऋण पत्र दीर्घकालीन कालिक देखिए वित्तीय साधन है जो जारीकर्ता के प्रति एक ऋण दायित्व को स्वीकार करते हैं। इसमें एक फिक्स आपको परसेंटेज भी दिया जाता है कि किस परसेंट से आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा, उस टाइप का। तो पहला सही नहीं है। कुछ डिवेंचर में कंपनी मालिक के विवेक पर एक निश्चित समय के बाद शेयरों में परिवर्तनीयता की सुविधा होती है। जिन डिवेंचर को शेयरों या इक्विटी में नहीं बदला जा सकता उन्हें गैर परिवर्तनीय डिवेंचर की नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर NCD कहा जाता है। तो दूसरा बिल्कुल सही है। जिन्हें नहीं बदलना है, नहीं बदला जाता है, उन्हें बोलते हैं। और जो एक होता है परिवर्तनीय है, जो कंपनी के मालिक के विवेक पर निर्भर करता है, तो वो कन्वर्टेबल होता है। ओके फ्रेंड्स, तो राइट्स इशू मौजूदा शेयर धारकों के लिए उनके मौजूद शेयर होल्डिंग के अनुपात में किए गए शेयरों की पेशकश है। कंपनियां अक्सर बाजार मूल्य के छूट पर राइट्स इशू में शेयरों की पेशकश करती है। राइट्स इशू मौजूदा शेयर धारकों के लिए उनके मौजूद शेयर होल्डिंग के अनुपात में किए जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, और ये कंपनियां अक्सर बाजार मूल्य के छूट पर राइट्स इशू शेयर की पेशकश करती है। तो तीसरा भी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 18, प्राचीन भारतीय दर्शन और उसके प्रवर्तक। देखिए इसमें मैंने बोला है फ्रेंड्स, हम लोग बेसिक को करंट से रिलेट करके क्वेश्चन बनाते हैं या बनाया जाता है आपके लिए। तो जो आपके लिए बनाया गया है वो बहुत ही हेल्पफुल होगा आपको। अगर आप बेसिक्स पढ़े हैं तो आपको मैच करने में करंट से बहुत आसानी होगी और समझ आपका क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत इजी आपको महसूस भी होगा। सांख्य, कपिल मुनि, वैशेषिक, महर्षि गौतम, मीमांसा, आचार्य जैमिनी, कौन सा सही है हमें वो बताना है। केवल एक और दो, एक और तीन, एक दो और तीन। तो देखिए फ्रेंड्स, ये कपिल मुनि बिल्कुल सही है सांख्य का। वैशेषिक में डाउट है, महर्षि गौतम नहीं है, इसमें महर्षि कणाद है। और मीमांसा आचार्य जैमिनी ये बिल्कुल सही है। तो 1 and 3 आर करेक्ट। सी ऑप्शन इज करेक्ट। देखिए सी इज करेक्ट। भारत में पहली शताब्दी से पूर्व ही 6 आस्तिक व 3 नास्तिक दार्शनिक मतों का प्रतिपादन हो चुका है। देखिए याद रखेंगे, 6 आस्तिक और 3 नास्तिक, टोटल 9 है। आस्तिक मत को षडांग दर्शन सिद्धांत कहते हैं, जिसमें सांख्य, योग्य, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत शामिल है। ओके, ये 6 है। नास्तिक में बौद्ध, जैन और चारवाक प्रमुख हैं, ये भी याद रखेंगे। इसे भौतिकतावादी दर्शन भी कहते हैं। देखिए ये पहली शताब्दी की बात कर रहा है, और जब बौद्ध, जैन धर्म ये सब आए थे उस टाइम 6ठी शताब्दी स्टार्ट हो गई थी। तो ये 6 पहले के हैं, फिर बाद के 3 हैं। सांख्य दर्शन कपिल मुनि द्वारा प्रवर्तित इस दर्शन को भारत का प्राचीनतम दर्शन माना जाता है। इन्होंने तत्व समास की रचना की थी। ये समास यहीं से उत्पन्न हुआ है फ्रेंड्स। बाद के आचार्यों में ईश्वर कृष्ण प्रमुख हैं और उनका ग्रंथ सांख्य कारिका प्रसिद्ध है। इसमें सत्कार्यवाद, विकासवाद तथा भौतिकता के साथ साथ सांख्य आधारित आध्यात्मिकता और वैज्ञानिकता प्रसिद्ध है। तो कथन 1 सही है। वैशेषिक इस दर्शन के प्रवर्तक महर्षि, देखिए कणाद है, मैंने बोला महर्षि, यहाँ पर ऑप्शन जो है आपका महर्षि गौतम वो गलत है। जिन्होंने कणाद सूत्र देखिए की रचना की है। इन्होंने द्रव्य अर्थात भौतिक तत्वों का विवेचन करते हुए परमाणुवाद की स्थापना की। कथन दूसरा सही नहीं है। मीमांसा कर्मकांड यज्ञ आधारित इस दर्शन के प्रतिपादन में आचार्य जैमिनी का नाम अग्रगण्य है। सबसे पहले इनका नाम लिया जाता है मीमांसा के लिए। मीमांसा के अनुसार वेदों में कही गई बातें सदा सत्य हैं। यह पुरोहितवाद बाह्य आडंबर को बढ़ावा देने वाला दर्शन है। तो तीसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 19 वन लाइनर है फ्रेंड्स। हाल ही में के दिनों में चर्चा में रही एटालिन जल विद्युत परियोजना निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड। ये जल विद्युत देखिए फ्रेंड्स, इटालिन ये अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। ये अभी न्यूज में रहा है, इसके बारे में प्लीज जानकारी हासिल करें। इटालिन जल विद्युत देखिए ये सी बिल्कुल सही है।
एटालिन जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश में दिबांग नदी पर प्रस्तावित है। किस नदी पर है वो भी याद रखेंगे, दिबांग नदी पर। इसके पूर्ण होने की समय अवधि 7 वर्ष निर्धारित की गई है। परियोजना के अंतर्गत दिबांग की सहायक नदियों दिर तथा टैंगो पर 2 बांधों के निर्माण की भी परिकल्पना की गई है। यह परियोजना हिमालय के सबसे समृद्ध जैव भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है तथा यह पूरा पाषाणकालीन इंडो चाइनीज और इंडो मलय जैव भौगोलिक क्षेत्रों के संधि स्थल पर स्थित होगा। देखिए फ्रेंड्स, ये किसकी बात कर रहा है, पूरा पाषाणकालीन, इंडो चाइनीज और इंडो मलय, ये तीनों याद रखेंगे, जैव भौगोलिक क्षेत्र है ये। यह परियोजना भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं में से एक होने की उम्मीद है। वर्तमान में अभी आप फ्रेंड्स सर्च करेंगे और बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है। ये नहीं है, ये उनमें से एक होगी, लेकिन अभी नहीं है। अभी कौन सा रिसेंटली है वो आपको बताना है। वर्तमान समय में इस परियोजना को लेकर कई पर्यावरणविदों एवं स्थानीय निवासियों द्वारा विरोध किया जा रहा है। जो वहाँ के मतलब स्थानीय निवासी हैं उनको प्रॉब्लम होगी, नो डाउट होगी, तो उनके द्वारा विरोध भी किया जा रहा है इस परियोजना के खिलाफ। तो ये सब चलते रहता है फ्रेंड्स, लेकिन देखते हैं सरकार क्या करती है। इस परियोजना से कुल 18 गाँव के निवासी प्रभावित होंगे। देखिए 18 गांव प्रभावित होगा फ्रेंड्स होंगे। साथ ही लगभग 2,70,000 पेड़ों की कटाई होगी और विश्व स्तर पर लुप्तप्राय 6 स्तनधारी प्रजातियों के अस्तित्व के लिए भी खतरा उत्पन्न होगा। ये सारी कठिनाइयां हैं, तो इससे ध्यान में रखते हुए ये परियोजना को काम करना है। अब देखिए क्या किया जाता है। इतने अगर पेड़ कटेंगे फ्रेंड्स, तो इतने पेड़ों को दूसरी जगह लगाने का विकल्प होना चाहिए। 18 गांव के निवासियों को बसाने का, उनके रोजगार का या फिर उनके एम्प्लॉयमेंट का, उनकी जनजातियों को एक साथ रखने का, ये सारी सुविधाएं उपलब्ध करानी होंगी। और जो 6 स्थान मतलब मेमल्स हैं, जो मेमल्स स्पीसीज हैं जो 6 प्रकार की हैं, उनके अस्तित्व का खतरा है, तो उनके बारे में खास ध्यान रखना होगा। उनको उसी क्षेत्र या उसी माहौल में रखना होगा जहाँ की वो आदि हैं। तो इस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है परियोजनाओं को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो देखते हैं ये क्या आगे चल के क्या होता है। अभी फिलहाल ये इतना ही। क्वेश्चन नंबर 20 आज का हमारा लास्ट है फ्रेंड्स। संगम बिंदु और नदियों के नाम। देव प्रयाग, देखिए अगेन हिस्ट्री का क्वेश्चन है। धौली गंगा और विष्णु गंगा किसके देव प्रयाग के पास क्या क्या है वो बताना है। कर्ण प्रयाग, अलकनंदा और पिंडार, रुद्र प्रयाग, मंदाकिनी और अलकनंदा। कौन सा युग्म सही है हमें बताना है। केवल 1 और 2, 2 और 3, केवल 3, 1, 2 और 3। देखिए फ्रेंड्स, देव प्रयाग, धौली गंगा और विष्णु गंगा तो बिल्कुल नहीं है, ये मुझे अच्छे से आता है। कर्ण प्रयाग अगर 1 कट जाता है तो A और D कट गया। अलकनंदा और पिंडार, कर्ण प्रयाग ये सही है। रुद्र प्रयाग में मंदाकिनी, आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं, और अलकनंदा भी है, ये दोनों ऊपर नीचे आते हैं, तो ये सही हो गया। तो 2 और 3 आर करेक्ट। देखिए 2 और 3 आर करेक्ट। यहाँ फिगर दिया फ्रेंड्स। रुद्र प्रयाग कहाँ पर है, मंदाकिनी है देखिए। फिर देव प्रयाग कहाँ पर है, भागीरथी में है। कर्ण प्रयाग है यहाँ पर, और यहाँ पर अलकनंदा देखिए नंद प्रयाग में, यहाँ पर जो नंदाकिनी है यहाँ पर देखिए। फिर अलकनंदा ये जो पूरा है ये अलकनंदा देखिए बद्रीनाथ से निकलता हुआ धौली गंगा है यहाँ पर, ये विष्णु प्रयाग है फ्रेंड्स। यहाँ पे हम लोगों का धौली गंगा कहाँ है, देव प्रयाग नहीं है, विष्णु प्रयाग है। ओके, याद रखिए, ये सब आपके लिए है। देव प्रयाग में भागीरथी अलकनंदा नदी से मिलती है और इसके बाद गंगा कहलाती है। देखिए ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है। भागीरथी अलकनंदा नदी से निकलती है, इसके बाद ये गंगा कहलाती है। अलकनंदा का उद्गम स्थल सतोपंथ हिमानी में है। अलकनंदा का उद्गम स्थल कहाँ है, सतोपंथ हिमानी में। अलकनंदा नदी की 2 धाराएं धौली गंगा एवं विष्णु गंगा हैं जो परस्पर जोशी मठ या विष्णु प्रयाग में मिलती हैं। अलकनंदा की ये धाराएं हैं धौली गंगा और विष्णु गंगा। पिंडार नदी अलकनंदा से कर्ण प्रयाग में मिलती है, जो सही है। जबकि मंदाकिनी या काली गंगा अलकनंदा से रुद्र प्रयाग में मिलती है। तो जो हमारा फर्स्ट था देव प्रयाग वाला वो इसके लिए है, भागीरथी के लिए, ना कि धौली गंगा के लिए। तो हमारा बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये था आज का सेशन फ्रेंड्स। आप लोगों को बताना है कि सेशन कैसा लगा। प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें
और हमारे साथ हमारे चैनल में जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें फ्रेंड्स। आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे मटेरियल्स फ्रेंड किए जा रहे हैं जो 2020 के लिए यूपीएससी पीटी के प्रोस्पेक्टस से बहुत अच्छे हैं। आप प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।